और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग कोरोना के इस कठिन टाइम में अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज यूएई के 5 साल वाला जो वीज़ा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में इस टॉपिक के ऊपर मैंने देखा हूँ बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत लोगों ने जो है वीडियोस बनाकर डाले। फिर बहुत सारे लोगों के वीडियोस जो है मॉडिफिकेशन के बारे में हैं कि भाई वो रिटर्न हो रहा है और रिटर्न होने के बाद में जो है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, फिर वापस से रीसबमिट करना है। फिर बहुत सारे लोगों ने जो है कैंसलेशन के बारे में भी वीडियोस डाले कि हमारा कैंसिल हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, और सब लोगों का कैंसिल ही हो रहा है। फिर बहुत से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तुम लोग अप्लाई ही मत करो, ये अप्लाई करना ही गलत है। तो देखो, अभी जो है ना, ये पूरे सब्जेक्ट और पूरे टॉपिक के ऊपर एकदम डीपली रिसर्च के बाद में मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। जो बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो बातों को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको 100% गारंटीड कहता हूँ, यूएई का वीज़ा आपको मिलकर रहेगा। यूएई का वीज़ा 5 साल वाला वीज़ा, वो लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बिल्कुल आपको डेफिनेटली मिलकर रहेगा वो। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप ध्यान से मेरी बातों को सुनो। देखो, अब जो हमारे भाइयों ने यूएई के वीज़ा के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि आईसीए की आप वेबसाइट के ऊपर जाइए और जाने के बाद अप्लाई कीजिए, ठीक है, वहाँ तक सब लोगों की बातें बिल्कुल सही है। लेकिन अप्लाई जब आप कर रहे हो, जो फॉर्म आप भरने वाले हो, अब यहाँ पे मेरी कुछ बातें याद रखो। सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि आप जो पहले तो ऊपर नाम है, एप्लीकेशन देने वाला कौन है, और नीचे जो है उसके बाद में फिर वापस से आपका नाम पूछता है डिटेल्स में कि आप कौन है, क्या है बोलकर। तो नाम जब आप लिखोगे ना, तो नाम के अंदर एक चीज़ याद रखो, नाम आपको कैसे लिखना है। उसमें पहले आपको आपका नाम लिखना है, आपके नाम के बाद आपका सरनेम लिखना है, और सरनेम के बाद में आपके पिताजी का नाम। नामों की तरतीब इस तरीके से रखो उसके अंदर। ये जितने भी लोगों का रिटर्न हो रहा है और वो बार बार यही बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो है अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट है। क्यों अनकम्प्लीट है? क्योंकि ये पहले तो ये फॉर्म जो है बराबर से भरा हुआ नहीं है। एक चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है, तो नाम लिखने के लिए ये तरतीब याद रखो। पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद में जो है अपना सरनेम लिखना है, और उसके बाद पिताजी का नाम। इस तरीके से आप जो है वो उसके अंदर इस तरह से शुरुआत ऐसे करोगे। फिर बाकी जो नीचे डिटेल्स हैं उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है कि आप जो है आपका पासपोर्ट कब का है, क्या है। अब एजुकेशन के अंदर जब आओगे तो एजुकेशन के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल लिखना है, प्रॉपर, यानी रियल में आपका जो एजुकेशन हुआ है। अगर आप जो है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखो, अंडर ग्रेजुएट है तो वो लिखो, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लिखो, जहाँ तक आपका हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रियलिटी है वो आप वहाँ पे लिखो, और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे प्रॉपर लिखो, आप जो भी काम करते हैं। जैसे एक आदमी जो है बहुत सारे काम करता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है टीचर है, और टीचर के साथ में वो हार्डवेयर का भी काम करता है, टीचर के साथ में वो सॉफ्टवेयर का भी काम करता है। अब ये हालत में वो इंसान क्या लिखेगा? तो ऐसी हालत के अंदर आप जो है उसके अंदर सिर्फ टीचर बोल के, टीचर के बहुत सारे ऑप्शन है, तो टीचर में आप जिस लाइन के भी टीचर हो वो लाइन आप उसके अंदर डाल दीजिए। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो वो आपका एजुकेशन और जो ऑक्यूपेशन है दोनों को मैच करके देखेंगे कि आपने जो एजुकेशन में डाले हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद फिर हम नीचे जो आते हैं, तो यूएई के अंदर कौन है आपके जान पहचान वाला, तो उसमें एक चीज़ याद रखो, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो है किसी booking.com पे जाकर किसी होटल की बुकिंग कीजिए, और होटल की बुकिंग करने के बाद होटल का जो लैंडलाइन नंबर है वो बाद में आपको नीचे लगने वाला है, तो वो भी आपके काम आएगा। और अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं जिनके पास आप जाना चाहते हैं, तो फिर ये कंफर्म करो कि उनके पास में लैंडलाइन नंबर है या नहीं, क्योंकि लैंडलाइन नंबर आपको लगने वाला है और वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं लैंडलाइन नंबर को। मोबाइल नंबर तो आप दे दोगे किसी का भी, कोई भी आपका वहाँ पे रिश्तेदार होगा, कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका जान पहचान वाला होगा,
तो वो मोबाइल नंबर तो उसका आप दे दोगे, लेकिन आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो अगर आप होटल में बुकिंग करते हो और होटल वाले का देते हो तो होटल वाला बिल्कुल बोलेगा कि हाँ भाई ये डेट से लेके ये डेट तक इनका जो है मेरे पास में रिज़र्वेशन है। और होटल की बुकिंग में भी आप वही ईमेल आईडी डालो जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, यानी हर चीज़ के अंदर। अब उसके बाद में जो सेकंड पेज है हम उस पर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला। अब देखो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो जो आईसीए की वेबसाइट है और जो उसके यानी जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो बेचारे जो है इतने ज़्यादा यानी ऐसे है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी, हालांकि पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं, लेकिन हमने अगर अपलोड भी जो है उसको बराबर से नहीं किए ना, तो भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करोगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला जो ऑप्शन है फ़ोटो का, तो फ़ोटो के अंदर जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे तो फ़ोटो प्रॉपर आपने जो कैमरामैन होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ फ़ोटो स्टूडियो वगैरह होते हैं, उनके पास में जाके 35/45 यानी 35-45 जो प्रॉपर इसका साइज़ है, यानी वीज़ा के लिए जो फ़ोटो लगता है, और उसके पास से जो है आप उसकी सॉफ़्ट कॉपी अपने पास में मंगा लो। यानी सॉफ़्ट कॉपी भी उसको जब आप मंगाओगे, व्हाट्सएप पे मंगाओ या ईमेल पे, तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगी तो उसकी जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम रहेगी। तो आपने जो है फ़ोटो उसके ऊपर जब आप अपलोड करोगे तो फ़ोटो अपलोड करते वक्त में इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपकी फ़ोटो जो है बराबर आना चाहिए। अब जब आपकी फ़ोटो बराबर उसके अंदर आ गई, वो आने के बाद जो पासपोर्ट का ऑप्शन है, तो पासपोर्ट के लिए याद रखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पासपोर्ट के ऑप्शन में पहले जब आप जाओगे तो पहले आपको जो है ना सेकंड पेज अपलोड करना है। जो सेकंड पेज है वो अपलोड करो, और उसके बाद उसी पासपोर्ट में जाके फिर उसके अंदर जो उन्होंने जो ये दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी उसके एरो पे क्लिक करो, नीचे जो है ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करके फिर वापस से पासपोर्ट के ऑप्शन पे आपको जाना है अपलोड के, और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो अब जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है आपका, वो वहाँ पे जो है आपको सबमिट करना है। तो आपका पहले जो आपने लास्ट पेज किए थे वो आपका नीचे आ जाएगा और फ्रंट ऊपर आएगा। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बेचारे इतने ज़्यादा कामचोर है कि अगर आपने जो है फ्रंट नीचे कर दिए और ये ऊपर कर दिए तो भी वो रिटर्न कर रहे हैं। मतलब इतना छोटा सा काम भी वो ये समझ रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ खोदना है उनको, कि एक फ्रंट पेज नीचे आ गया और जो बैकएंड फ्रेंड जो आपका जो पीछे वाला पेज था वो ऊपर आ गया, तो वो भी उतने से के लिए भी वो लोग जो है रिटर्न कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अब यहाँ पे हम आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखो, इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है, इंश्योरेंस आपको यूएई की ही किसी कंपनी का लेना है। ये एक मेजर रीज़न है रिजेक्शन का। तमाम लोग सुनो ध्यान से मेरी बात, जो लोग भी 5 साल के यूएई के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिनका रिजेक्शन आ रहा है, उसका बेसिक रीज़न वो लोग हमारे इंडिया की किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस को ये नहीं कर रहे हैं, उसको जो है अप्रूव नहीं कर रहे हैं। उनका साफ़ तौर पे बोलना ये है कि जो कंपनी यूएई में है, जैसे यूएई में ओरिएंट इंश्योरेंस है, एक्सा इंश्योरेंस है, ये इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे, ओरिएंट इंश्योरेंस आपको एक महीने का जो है ऑलमोस्ट 900-950 रुपये का मिल जाएगा। वो आपको लेना है और वही इंश्योरेंस आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप बोलेंगे यार मेरे पास तो टाटा AIG का 1 साल का है और मेरे पास में रिलायंस का 1 साल का है, और मेरे पास में वो लोग ना टाटा को पहचानते हैं ना रिलायंस को पहचानते हैं। उनका कहना सिर्फ ये है कि वही कंपनी का आप इंश्योरेंस लो जो यूएई में है। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक रीज़न भी बताता हूँ। इसका रीज़न भी ये है कि वो जो यूएई वाली कंपनी का इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे बोल्ड
वर्ड्स के अंदर जो है ना उसका उनका मोबाइल नंबर, उनका व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, कि अगर आपको क्लेम करना है तो वहाँ की जो लोकल कंपनी अगर रहेगी तो आप फ़ौरन उनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए भी है क्योंकि एक्चुअल में अभी मैं हमारे इंडिया का एक यूट्यूबर है और वो भी व्लॉग्स बनाता है और दुनिया भर के मुल्कों में फिरते रहता है। अभी मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारा जो है एक देश में चला गया और उसके पास में हमारे भारतीय एक कंपनी का इंश्योरेंस था और वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने बोले भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे नहीं चलता। वो बेचारा इतना परेशान हो गया और उसको जो है बैक पेन हो गया वहाँ पे, और क्या पता नहीं उसके पीछे कमर में क्या क्या प्रॉब्लम हो गए, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा यानी डिसअपॉइंटेड हुआ, उसको अपने जेब से वहाँ पे पेमेंट करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं बाहर देशों के अंदर जो है ना मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है। हम भारत में 10 रुपये में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज कराने वालों को इसका एहसास भी नहीं है। मैं आपको खाली एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं मलेशिया गया था, तो मलेशिया के अंदर मुझे जो है ज़रा सर्दी खांसी हो गई थी और थोड़ा सा जो है फ़ीवर भी था मुझे। तो मैं जो है एक मेडिकल स्टोर पे गया और मैंने मेडिकल वाले से कहा, मैं बोला यार यहाँ पे क्रोसिन है और जो दूसरी ऐसी पैरासीटामोल वगैरह गोलियाँ हैं। उसने बोला यहाँ पे ऐसी हम आपको जो है कोई भी टैबलेट वैबलेट नहीं देते हैं, देखो बाजू में ही क्लिनिक है, वहाँ पे जाके आप बताइए। अब मैं बाजू के क्लिनिक के अंदर गया तो बाजू के क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठे हुए थे उनकी फ़ीस थी 100 रिंगिट। एक रिंगिट होता है 20 रुपये का। अब आप सोचो 100 रिंगिट मतलब कितने हो रहे। हालांकि जो मेडिसिन थी वो थी 10 रिंगिट की, 10 रिंगिट यानी 200 रुपये की, और 100 रिंगिट यानी 2000 रुपये। मैं बोला भाई मुझे 10 रिंगिट की मेडिसिन चाहिए, उसके लिए 100 रिंगिट नहीं, ये करना ही पड़ेगा बोले आपको, उसके बगैर हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो मुझे जो है वो डॉक्टर को बताना पड़ा, डॉक्टर को उतनी फ़ीस जो है मुझे पे करना पड़ी और उसके बाद में वो सारी मेडिसिन वगैरह मैंने लिया। तो मैं सोचने लगा यार यहाँ पे जो है मेडिकल इतना महंगा है, इतना यानी यहाँ पे जो है खाली सर्दी ज़ुकाम बुखार साला ये 100 रिंगिट और इतने पैसों के अंदर तो हमारे भारत में पूरा टीबी का इलाज हो सकता है, बड़े से बड़े बीमारी का इलाज हो सकता है। तो ऐसा जो है ना हमारे भारत देश के अंदर क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग जब जाते हैं इलाज के लिए तो वहाँ पे 10 रुपये के अंदर हमको हफ्ते भर की पूरी गोली जो है ऐसा पूरा थैला भर के वो लोग देते हैं। सकाळ दोपहर संध्याकाळ खाते रहो, बस इसको नाश्ते में चमचा भर भर के लेते रहो, आपकी सारी बीमारियाँ दूर होंगी। लेकिन बाहर देशों में ऐसा नहीं है। बाहर देशों में आप जब जाओगे तो वहाँ पे मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वैसे ही वो जो हमारा यूट्यूबर है वो बेचारे को भी जो है बहुत पैसे अपने जेब से ख़र्चा करना पड़े, और वो करने के बाद में जो है वो बेचारे ने बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर वीडियो बनाया और उसने कहा कि देखो हमारे यहाँ के जो हेल्थ मेडिक्लेम्स है या हेल्थ इंश्योरेंस है इनकी बाहर देशों में ये औकात है। तो इसके लिए यूएई गवर्नमेंट ने भी जो है ना ओरिएंट इंश्योरेंस वहाँ का या एक्सा इंश्योरेंस जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई आप उनके देश में जाओ, आपको कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए। इसलिए वहाँ के वहीं आपके इंश्योरेंस पे बड़े बड़े इसमें नंबर लिखा हुआ है, कॉल करो और वो फ़ौरन आपको जो है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरा मेन पॉइंट याद रखो कि इंश्योरेंस आपको ओरिएंट या एक्सा का वही लेना है जो यूएई के अंदर अप्रूव्ड है और जो यूएई की कंपनी है। वो आप अपलोड कर दोगे अपने चैनल पे, अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के इंश्योरेंस के इसमें। उसके बाद में अब अगला जो ये है यानी अगला जो ऑप्शन है वो है बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको पहले जो है ना जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है एरो पे, और नीचे 2-3 ऑप्शन आएंगे। तो उसके अंदर पहले आप अपना जो प्लेन का टिकट है आने जाने का, ट्रैवलिंग जो डिटेल्स है आपके आने जाने का टिकट आप पहले डाल दो उसके अंदर। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में आपने जो है प्लेन का टिकट डाल दिए, आपका रिटर्न टिकट दोनों मिला के। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप जो मैंने बताया आपको booking.com के ऊपर आपने जो होटल बुक किए थे वो उसका अटैचमेंट उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसके बाद में बचता है जो एक ऑप्शन, उसमें आप सबसे आखिरी में बैंक स्टेटमेंट डालोगे तो वो आ जाएगा सबसे ऊपर। रीज़न फिर वही है
कि जो लोग काम के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे वो इतने ज़्यादा सुस्त है, काहिल है, कामचोर है कि अगर आपने जो है ना बैंक स्टेटमेंट नीचे और वो ऊपर डाला कि इमीडिएटली रिटर्न, कि ये तुम्हारा जो है बराबर जो है पूरी तरतीब नहीं है बोल के इसको बराबर से भेजो। हालांकि डॉक्यूमेंट्स आपने सारे भेजे, प्रॉपर भेजे, लेकिन उनको काम करना नहीं है, उनको सब रेडीमेड चाहिए, तो इसलिए आपका रिटर्न हो रहा है। तो फिर आप ऐसे तरतीब से अगर वहाँ पे अप्लाई करोगे तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ आपको 100% जो है वीज़ा मिलना ही मिलना है। वीज़ा बिल्कुल आपको मिलेगा 5 साल का। जो मैंने आपको बताया हूँ ये मेरी कुछ बातों पे आप ध्यान दो, तवज्जो दो और इस तरीक़े से आप अप्लाई करो। अच्छा, अगर जिन लोगों का रिटर्न भी हो चुका है और जिन लोगों का वापस हो गया, यानी जिनको उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना आपके जो फ़ीस आपने भरे थे उसके अंदर से यानी 630 जो वो लोग ले रहे हैं उसमें से 130 काट के 500 दिरहम वो आपको वापस दे रहे हैं, यानी आपके तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो वो आपको मिल जाएंगे रिटर्न, लेकिन उसके लिए भी आपको फिर ICA की वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है पब्लिक सर्विसेज पे क्लिक करके उसी में ऑप्शन है देखो रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट देने का, वहाँ से आप रिक्वेस्ट दोगे तो आपके जो 500 ये है 500 दिरहम जो है वो वापस भी आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद और 8 दिन के बाद आप वापस से अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी का ये हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो मैंने जैसे आपको बताया हूँ ये तरतीब से आप जो है फिर अप्लाई करो वापस से, ये प्रॉपर इंश्योरेंस लेकर UAE के कंपनी का, और जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग बताया, और जैसे मैंने जो है वीज़ा की फ़ोटो बताया, और जैसे मैंने जो है पासपोर्ट के कॉपीज़ को अपलोड करने का तरीक़ा बताया, वो तरीक़े से आप कीजिए। बिल्कुल आपको डेफिनेटली 100% जो है वीज़ा मिलना ही मिलना है, एकदम गारंटीड। इस तरीक़े से आप लोग अप्लाई करो, ठीक है। चलिए, तो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत जो है शुभ कामनाएँ हैं कि आपको भी वीज़ा ज़रूर मिले। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई अगेन।